बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, शायद आपको मेरी टी शर्ट में नजर आ रहा हो कि ना आ रहा हो, लिखा हुआ है वंडरिंग। वंडरिंग मतलब हैरान हूं मैं, क्या होने जा रहा है। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान में अभी हालिया हुआ। बहुत सारे लोगों ने सवालात पूछे कि जो स्टेट बैंक के गवर्नर ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के करेंसी नोट्स चेंज होने जा रहे हैं, तो इससे क्या एक आम आदमी की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा, मईशत पे क्या होगा, मुल्क के लिए अच्छा है बुरा है, इसमें अलग अलग राय हैं। तो मैंने 4-5 दिन लिए, इसमें काफ़ी सोचता भी रहा, कुछ रीडिंग भी की उस पर। तो अभी एक जनरल सा खाका आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। दो ममालिक में पिछले चंद सालों में जो है डीमोनेटाइजेशन हुई, यानी कि नोट तब्दील हुए। बिल्कुल अभी माजी करीब की मिसाल है नाइजेरिया की, जो एक अच्छा तजर्बा नहीं रहा, और एक भारत की जिसका मैं समझता हूं कि उनके लिए बहुत सूदमंद रहा, और लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं वो उनका भी फायदा नहीं हुआ। ये वीडियो थोड़ी सी शायद तवील हो सकती है, कोशिश करूंगा कि इसको छोटी रखूं, लेकिन अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको फायदा होगा, वरना बेकार है आप इसको अगर बीच में छोड़ देते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप ना देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहां से कि स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स का सेशन हुआ। क्वेश्चन आंसर्स का जब सेशन हुआ तो गवर्नर साहब ने कहीं उसमें बता दिया कि हम मार्च में इरादा रखते हैं कि मुल्क के तमाम करेंसी नोट चेंज करने का। तो ये जो है जब बात सामने आई तो लोगों ने वहीं पूछा होगा साफियों ने कि जी क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुल्क में नकली नोट बहुत ज़्यादा है, तो हमारा इरादा है कि उसको जो है कंट्रोल किया जा सके। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब जहां जहां करेंसी नोट्स को चेंज किया जाता है तो उसमें एक सबसे बड़ा जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि वहां पे उस मुल्क में जाली नोट बहुत चल रहे होते हैं। तो अब सवाल यह है कि इतना बड़ा फैसला, इतना सेंसिटिव फैसला, क्या ये तरीक़ाकार है कि जब आप करने जा रहे हो तो उससे पहले जो ऐलान कर दें और बाद में बताएं कि जी हाँ हम इस तारीख को करेंगे। मिसाल के तौर पे इंडिया में नवंबर 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुई तो एक रात पहले तक किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वहां पे करेंसी के नोट तब्दील होने जा रहे हैं। इंडिया में मैं आपको याद दहानी कराता रहूं कि इंडिया में 500 और 1000 के नोट सबसे बड़े थे, और उसको उनकी हुकूमत ने चेंज करके 1000 का बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, और 1000 की जगह 2000 का नोट लिया है, और 500 के नोट को नया नोट कर दिया था। तो एक रात तक पहले तक जो है वो किसी को हवा तक नहीं लगने दी गई थी। लेकिन यहां हमारे गवर्नर स्टेट बैंक 2 महीने पहले कह रहे हैं मार्च में इरादा है, तो उन्होंने अपना इरादा जाहिर कर दिया। तो यूजली जो करेंसी डीमोनेटाइजेशन या करेंसी जब चेंज हो रही होती है तो उसमें इरादा नहीं जाहिर किया जाता। बहरहाल शुरू करते हैं। 2 मिसालें जो हैं, एक मैं समझता हूं पाकिस्तान से करीब तर जो है नाइजीरिया की है। इंडिया और हम में बहुत फर्क है, लेकिन मैं दोनों का बताऊंगा। आज की वीडियो में बताने का मकसद ही यह है कि दोनों मुल्क में हुआ क्या। नाइजीरिया में अक्टूबर 2022 में ऐलान हुआ कि वो जो है करेंसी को चेंज कर रहे हैं अपनी, और उन्होंने भी जैसे हमारे गवर्नर स्टेट बैंक ने बोला कि तमाम करेंसियों को चेंज करेंगे, उन्होंने तमाम हाई वैल्यू नोट उधर उनके मुल्क में 200, 500 और 1000 नाइगर जो उनका है वहां का वो नेरा नेरा करके है करेंसी, वो जो है उन्होंने चेंज करने का ऐलान किया। और उसके पीछे उन्होंने जो वजूहात बताई, एक उन्होंने ये वजह बताई कि नकली नोट वहाँ बहुत ज़्यादा है, दूसरा ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये ऐलान किया। अब हुआ क्या उनके मुल्क में? सबसे पहले तो ये हुआ कि वहाँ पे शॉर्टेजेस हो गई नोटों की। लोगों को ये कहा गया कि आप बैंकों में पैसे डाल दें और आपको नए नोट मिल जाएंगे। अच्छा, जिनके पास सही ऑफिशियल पैसा था उन्होंने बैंक में पैसे डाल दिए, वो इस उम्मीद से थे कि उनको पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि बैंकों की इतनी लंबी लाइन लग गई, इतनी लंबी कतारें लग गई कि जिसको पैसे लेने का अपना बैंक अकाउंट में, जैसे मैं और आप बैंक में पैसे रखते हैं और हम अपने बैंक से पैसे लेने जाएं, लेकिन अगर उसकी इतनी लंबी कतार लग जाए और आपको घंटों घंटों जो है आपका नंबर ना आए और आप आखिरी में जो है नाकाम रहे, पैसे ना ले सके, तो क्या होगा? उसकी वजह से वहां पर नाइजीरिया में प्रोटेस्ट और एहतजाज शुरू हो गए।
और अच्छे खासे जो है एहतजाज शुरू हो गए, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल जो है उनके लाइनों में एटीएम्स की और बैंक की खड़े रहे। ठीक है ना। अब उनका मकसद ये था कि हमने जो है करप्शन को रोकना है, वो तो ठीक है, लेकिन और दूसरा ये कि जो फालतू पैसा करेंसी सर्कुलेशन है उसको रोकना है, लेकिन ये एक सबसे बड़ा मसला हो गया। अब लोगों को जब पैसे नहीं मिले तो दे स्ट्रगल टू पे फॉर देयर फूड एंड सप्लाईज। अब वो अपने खाना पीने का सामान लेने के भी मोहताज हो गए। अब हर आदमी तो नहीं है ना कि ऑनलाइन खरीद ले या ऑनलाइन ये कर ले, इसके लिए तैयारी ज़रूरी होती है। मैंने क्यों बोला नाइजीरिया पाकिस्तान के करीब करीब है। नाइजीरिया की आबादी पाकिस्तान की 19-20 है, वहाँ पे भी 22 करोड़ की आबादी है, हमारी तो 25 करोड़ की आबादी है। जब नाइजीरिया ने ऐलान किया तो इन्होंने जो है 1.5 महीने का टाइम दिया कि 1.5 महीने के अंदर ये तमाम नोट्स, जो पुराने नोट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और 1.5 महीने के अंदर नए नोट, जिसका पुराना नोट होगा फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अब ये उन्होंने ऐलान तो कर दिया, लेकिन उस ऐलान के हिसाब से उन्होंने तैयारी की भी थी कि किस तरीके से 1.5 महीने के अंदर 22 करोड़ आवाम अपने पैसे आके बगैर लाइन में लगे या लाइन में लग के भी जल्द अज जल्द कर ले। वो उनकी तैयारी नहीं थी, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई का और बड़ा बुरान आ गया वहां पर। और फिर उनको तारीखें बढ़ानी पड़ी और आखिरी में उनके प्रेसिडेंट ने उसको कहा कि पुराने नोट इनडेफिनेट टाइम तक एक्सेप्ट होते रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, फिर जो है हुआ क्या कि उसकी वजह से जब कैश क्रंच आया तो उनकी जो मार्केटें हैं उसमें सन्नाटा हो गया, और लोग कह रहे हैं कि वो सन्नाटा शायद इतना ज्यादा हो गया था कि उन्होंने वो सन्नाटा जो है कोविड के दौर में भी नहीं देखा था। इतना ज्यादा जो है सन्नाटा हो गया, जिसकी वजह से उनको ये मजबूरन ये करना पड़ा। ठीक है। बाज़ जगहों में तो हालात इतने खराब हो गए कि बैंकों ने अपने बैंक्स बंद कर दिए, क्योंकि वहां पे महारदार शुरू हो गई, और बहुत सारे बैंकों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया, और वो उन्होंने अपनी जो है लोगों को एंटरटेन करना बंद कर दिया, और ख़ास तौर पे दही इलाकों में। नाइजीरिया की भी एक ज़बरदस्त चीज़ है कि वो हमारी तरह उनके 50% से ज़्यादा लोगों के पास बैंक अकाउंट्स ही नहीं थे। अब जिनके हाथ में पैसा था वो कह रहा था कि मैं कहाँ पे लेके जाऊँ, मेरा तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, बैंक मुझे कैसे देगा। ये इंडिया ने इसमें बड़ा अच्छा काम किया था, मैं आपको वो भी अभी आगे आके बताऊंगा। तो जिनके पैसे बैंकों में पड़े हुए थे वो उनको भी विड्रॉ करने के लिए चैलेंजिंग हो गया उनके लिए कि हम पैसे अपने कैसे निकालें, और कारोबार वहां पे ठंडे पड़ गए, और वो सारा कुछ हो गया। तो ये थी नाइजीरिया की सूरत हाल। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने कोशिश की थी कैशलेस इकोनॉमी। इंडिया ने नवंबर 2016 में ऐलान किया, और जैसे मैंने कहा कि इस तरह ऐलान किया उन्होंने कि एक रात पहले तक किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी चीज। ठीक है। और इंडिया का जो उन्होंने किया ये 2016 में, ये उनकी पहली डीमोनेटाइजेशन नहीं थी। उन्होंने सबसे पहले जो है 1946 में की थी, और उस वक्त 1000 और 10,000 का नोट, में हैरान हूं कि 1946 में इंडिया में 10,000 का नोट था। दैट इज समथिंग फॉर मी, न्यूज कह लें, एक वो था। फिर उन्होंने 1956 या 58 में 5,000 का नोट इंट्रोड्यूस कराया, तो इंडिया में 5,000 का नोट भी था। फिर उन्होंने, इंडिया वालों ने क्या किया कि जो मैंने अभी रिकॉर्ड लिखा है उसके हिसाब से इंडिया ने फिर अपने 10,000 और 5,000 के जो नोट है 1978 में बैन कर दिया था, और सिर्फ इंडिया में सबसे बड़ा नोट 1000 का था। और वो जो है 2016 में आके उन्होंने अपना 1000 का नोट भी खत्म करके अब 2000 का कर दिए, और 500 का नोट उन्होंने नया बनाया। तो उन्होंने सिर्फ 2 नोट्स को चेंज किया, 500 और 1000, और उसकी जगह लाए कौन सा, 500 और 2000। इंडिया ने जब ये काम किया तो उन्होंने 4 मकासद बताए कि वो ब्लैक मनी को खत्म करना चाहते हैं, जो नॉन टैक्स मनी है, वो फेक मनी को खत्म करना चाहते हैं, टेररिज्म फाइनेंसिंग को खत्म करना चाहते हैं, और टैक्स जो चोरी हो रहा है उसको खत्म करना चाहते हैं। ठीक है ना। और वो चाहते हैं कि उनका जो है प्राइवेट सेक्टर जो है, फॉर्मल सेक्टर है, उसमें एक्सपेंशन हो, और जो ब्लैक मनी या इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें कमी हो। अब इंडिया को उसके फवाइद क्या है। इंडिया में डिजिटलाइजेशन हो गया। आज आप देखते हैं कि इंडिया में मोची पे, चाट की दुकान पे, टैक्सी पे, रक्शे पे, सबके बारकोड लगे हुए, सब वो टक वॉलेट है, उससे पैसे वैसे आगे पीछे कर रहे हैं। फिर उन्होंने उनकी, वो ये कहते हैं कि उनकी टेरर एक्टिविटीज में भी काफी गिरावट आई। पाकिस्तान में भी यही मसला है, टेरर एक्टिविटीज का बहुत बड़ा मसला है।
मनफी असरात क्या है कि उस साल इंडिया की मईशत गिर गई, जीडीपी गिर गई, बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो गई। जहां पे कैश से पे किया जाता था तनख्वाह में, जैसे यहां पे भी कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, क्योंकि कैश ही नहीं मिल रहा था, तो उस वजह से वहां पे मसले आए। मार्केट में कैश कम हो गया, लिक्विडिटी कम हो गई। मंथली सेल्स जो है सेक्टर्स की, जहां पे बहुत कैश में बाइंग सेलिंग होती थी, वहां पे सेल्स गिर गई। जैसे सब्जी मंडियां हैं, ये वो सारी जगहों पे, वहां पे प्रॉब्लम हुए। रियल स्टेट की प्राइसेस भी वहां पे गिर गई। लेकिन एक फायदा हो गया, वहां महंगाई जो है नीचे आना शुरू हो गई वहां पे, ठीक है। और अभी तक इंडिया की महंगाई बाय द वे हैज बीन वेरी इंप्रेसिव। अगर आप देखें तो ये अभी कोविड के बाद कमोडिटी सुपर साइकिल वगैरह ये वो। फिर उनको जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ, उसका फायदा ये हुआ कि डीमोनेटाइजेशन से उनकी जो ब्लैक इकोनॉमी थी, वो जो सोर्स जो वो थी, वो वापस सही हो गई। और उन्होंने ना ट्रैक कर लिया कि जो अनअकाउंटेड कैश था वो कहां था, वो उनके हाथ में वापस आ गया। जिनके पास पैसे थे उनको फिर डिस्क्लोज करने थे, क्योंकि उनको पैसे तब्दील कराने थे। उसके लिए उन्होंने अपनी सोर्स ऑफ इनकम बताई। अब सोर्स ऑफ इनकम एक टेररिस्ट या टेरर फाइनेंसिंग वाला तो नहीं बता सकता ना। हाँ, एक रियल स्टेट वाला बता सकता है कि भाई मैं ये मकान बनाता था, बेचता था, तो मैं टैक्स नहीं भरता था। एग्रीकल्चर वाला बता सकता है, और लोग बता सकते हैं, प्रोफेशनल्स बता सकते हैं, वकील बहुत बड़ी बड़ी कैश में फीस लेते हैं, डॉक्टर्स बता सकते हैं। वो अब उन्होंने चोरी तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने टैक्स नहीं भरा होता, तो वो जो है उनको डिक्लेयर करना पड़ा, जिसकी वजह से 130 करोड़ जो है ब्लैक मनी रिकवर। 130 में थोड़ा सा इसको गलत लिख गया हूं, 1.3 करोड़ ब्लैक मनी जो है मैंने लिखा है, इसको मैं बाद में आपको करेक्ट कर दूंगा। टेरर फाइनेंसिंग में उनकी जो है कमी आना शुरू हुई, ठीक है ना। मनी लॉन्ड्रिंग में काफी कमी आई उसकी वजह से। और जो है उनको इनकम टैक्स वालों को बड़ा आसान हो गया डिटेक्ट करना, जहां जहां जो कैश इकोनॉमी का काम होता था। उनके टैक्स फाइलर्स इंक्रीज हो गए 25% से। और डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है इवन उनके टीयर 2 यानी कि दो दर्जे के सिटी और टीयर 3 सिटीज में वहां पे भी बढ़ गई। इधर तो हमारे माशाल्लाह शहर कराची शहर में भी अभी तक डिजिटल ट्रांजैक्शन का ख्वाब ही है। कितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाए क्रेडिट कार्ड अभी नहीं लेते, बाकी दूर की बात है। डीमेरिट्स क्या है उनके वहां पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पैनिक हुआ इनिशियली वहां पे, क्योंकि उधर तो बताया ही नहीं गया था, रातों रात हो गया। डेली वेजेस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुए। जो वर्कफोर्स जो कैश में तनख्वाह लेती थी उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, उनको कैश कैसे उनका सेट देता, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हाई हो गए, बिजनेस सेंटिमेंट्स डाउन हो गए, ठीक है ना। इंडिया की जैसे मैंने आपको बताया कि 3 दफा माजी में भी डीमोनेटाइजेशन हुई, 1946, 78 और फिर 2016। अब बात यह है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आखिरी बात है, जैसे हमारे गवर्नर साहब ने आके ऐलान कर दिया, और अब स्टेट बैंक जो ऐलान कर रहा है कि जी नोटों के डिजाइन का कंपटीशन होगा, बताएं, और जिसका अच्छा होगा उसको हम इनाम देंगे। क्या डीमोनेटाइजेशन इस तरीके से की जाती है, या नए नोट इस तरीके से लाए जाते हैं? इंडिया ये कहता है अपने तजर्बे से कि 4 स्टेप्स होते हैं उसके। नंबर 1 प्रिपरेशंस जो है अनाउंसमेंट से 6 से 10 महीने पहले से, जिसमें आपने नोट प्रिंटिंग वगैरह सारा कुछ करना होता है अनाउंसमेंट से पहले। डिजाइन भी यानी फाइनल हो चुका था, सिक्योरिटी फीचर भी फाइनल हो चुके होते हैं, उससे पहले जो है आपको ये काम करके रखने होते हैं। शायद ये नाइजीरिया ने नहीं किया था, जिसकी वजह से नाइजीरिया में प्रॉब्लम आया। फिर अनाउंसमेंट, जैसे इंडिया में 8 नवंबर को अनाउंसमेंट हुई, ठीक है ना, और उन्होंने अनाउंस किया कि हम 500 और 1000 के नोट तब्दील कर रहे हैं। आज से अगले 50 दिनों में आपको जो है नए नोट से तब्दील करना होगा, जो रखेगा वो इलीगल होगा। तो उन्होंने कहा कि 500 और 1000 का तब्दील हो के नया 500 को, और अब 2000 का नोट होगा। फिर कैश को एक्सचेंज कैसे करना है, आप पब्लिक को आपने अनाउंस तो कर दिए, अब उसकी पॉलिसी भी तो देनी है कि किस तरीके से लोग पैसे अपने आएंगे, तब्दील कराएंगे। तो उन्होंने 50 दिन का टाइम दिया कि 50 दिन है आपके पास, 50 दिन के अंदर अंदर अपने पैसे आप तब्दील करा लें। और उन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास जेब में पड़े हुए हैं पैसे, तो आपको 8 से 13 नवंबर यानी कि पहले 5 दिन में 4000 रुपए फी बंदा सिर्फ तब्दील करा सकता है। फिर उसके बाद 4500 पे 14 से 17 नवंबर तक, और 2000 फिर जो है 18 से 25 नवंबर तक। तो उन्होंने ये कहा कि जिनके पास ये कैश है वो ये इस तरह के एक्सचेंज करा सकते हैं।
और जिनके बैंकों में पैसे पड़े हुए थे उन्होंने ये कहा कि 10 से 13 नवंबर तक आप 20,000 एक हफ्ते से ज्यादा कैश नहीं निकाल सकते, और उसके बाद 24,000 14 नवंबर ऑनवर्ड से 24,000 पर वीक। अब एक तरफ उन्होंने जो नाइजीरिया और इन्होंने फर्क ये कर दिया, इन्होंने फर्क ये किया कि कम से कम लोगों को इतने पैसे दे दिए कि अपना वो खाना पीना, राशन पानी, अगर उनके पुराने नोट है तो उससे नए नोट ले लें। दूसरा, जिनके बैंकों में पैसे थे उनको कहा घबराना नहीं है भाई, लेकिन इस हफ्ते आपको सिर्फ 20,000 रुपये मिलेंगे। ऑब्वियसली अब इससे वो तो होगा ना, क्राइसिस तो होगा, शोर शराबा तो होगा। तो अब पाकिस्तान में जो मेरे ख्याल से अभी तक स्ट्रैटेजी जो है सामने नहीं आई कि कौन से नोट तब्दील होंगे, 5,000 वाले होंगे, 1,000 वाले होंगे, 500 वाले होंगे, 100 वाले होंगे, 50 वाले होंगे, ये स्ट्रैटेजी नहीं आई। दूसरा, हमने ऐलान क्यों कर दिया वक्त से पहले अगर हमने ये करना है? अब इसका तरीकाकार क्या है? क्या स्टेट बैंक अकेला इसको कर सकता है? नहीं, स्टेट बैंक अपने बोर्ड से अप्रूवल लेगा, फिर वो काबीना जाएगा और काबीना उस पर फैसला करेगी। अब अगर हमारी काबीना भी आधे से ज्यादा 90% तो नॉन फाइलर है, अब वो इस फैसले को किस तरह कर सकते हैं, करेंगे नहीं करेंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। अच्छा, क्या पाकिस्तान में कभी डिमोनेटाइजेशन हुई? आखिरी में ये एक सवाल आपके लिए। पाकिस्तान में नोटों की तो डिमोनेटाइजेशन नहीं हुई, नोटों की शक्लें चेंज जरूर होती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में हमने देखा कि 40,000 का बॉन्ड खत्म हुआ, 25,000 का बॉन्ड खत्म हुआ, शायद 15,000 का भी खत्म हुआ है। हमने ये बॉन्ड्स खत्म कर दिए, ये करेंसी नोट का काम करते थे। बहरहाल ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसको बड़े तरीके से डील करना पड़ेगा, और इसको पहले हमारी प्रिंटिंग हो जानी चाहिए, ये किस तरीके से अवेलेबल होगी, क्योंकि पाकिस्तान में भी आपको पता है शहरी और दही इलाके और फिर दूर दराज के, ये प्रॉब्लम जो है कहीं स्पाइरल ना हो जाए और ये गले का हार ना बन जाए। मैं समझता हूं कि डिमोनेटाइजेशन इज अ गुड थिंग, पाकिस्तान के केस में होनी चाहिए, लेकिन इट हैज टू बी कैलकुलेटेड। बहुत बहुत शुक्रिया।